हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 11 जनवरी 2023 को जो सीटेट का पेपर 2 हुआ था, यानी जूनियर लेवल का जो एग्ज़ाम हुआ था, उसी के 20 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो आपको मैथमेटिकल क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो इससे पहले हम लोग जितने भी पेपर हुए उनको डिस्कस कर चुके हैं। आज का पेपर हम लोगों का 11 जनवरी 2023 का पेपर 2 है, जो कि हमारा जूनियर लेवल का है और इसमें 20 क्वेश्चन आप लोगों के मैथमेटिकल पूछे जाते हैं। तो उन 20 क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, निम्न में कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें सत्य कथन बताना है, एक धनात्मक संख्या तथा एक ऋणात्मक संख्या का योग सदैव शून्य होता है। तो ये बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि अगर मान लीजिए एक धनात्मक संख्या 5 है और एक ऋणात्मक संख्या 4 है, अगर इनका योग निकालेंगे तो 1 आएगा और 5 अगर है तो 0 आएगा, यानी कि शून्य तभी आएगा जब उसी संख्या का ऋणात्मक होगा, अदरवाइज कोई और संख्या हमें प्राप्त होगी। इसलिए पहला जो स्टेटमेंट है बिल्कुल गलत हो गया। नेक्स्ट है, दो विषम संख्याओं का योग सदैव एक विषम संख्या होता है। तो मान लीजिए एक विषम संख्या 3 है, एक विषम संख्या 5 है और अगर हम लोग इनका टोटल निकालेंगे तो 8 आएगा, यानी कि सम संख्या आएगा। तो जब भी दो विषम संख्याओं का योग किया जाएगा तो हमेशा एक सम संख्या प्राप्त होगी, यानी कि ये वाला स्टेटमेंट भी बिल्कुल गलत हो गया। नेक्स्ट है, दो सम संख्याओं का योग सदैव एक सम संख्या होती है। तो मान लीजिए एक सम संख्या 4 है और एक सम संख्या 6 है और इनका योग निकालेंगे तो 10 आएगी, यानी कि दो अगर सम संख्याओं को जोड़ा जाएगा तो हमेशा एक सम संख्या प्राप्त होगी। तो हमारा जो स्टेटमेंट है थर्ड वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। लास्ट है, दो अभाज्य संख्याओं का गुणनफल सदैव एक अभाज्य संख्या होती है। मान लीजिए एक अभाज्य संख्या 7 है और एक अभाज्य संख्या 5 है, अगर हम लोग इनका गुणनफल करेंगे तो 35 आएगा और 35 एक भाज्य संख्या होती है, यानी कि दो अभाज्य संख्याओं का गुणनफल करने पर हमेशा एक भाज्य संख्या मिलेगी। तो ये वाला भी स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। तो सही स्टेटमेंट यह है कि जब दो सम संख्याओं को जोड़ा जाएगा तो हमेशा एक सम संख्या प्राप्त होगी, और जब दो विषम संख्याओं को जोड़ा जाएगा तब भी हमेशा एक सम संख्या प्राप्त होगी। ये आप लोगों को याद रखना है। जब दो अभाज्य संख्याओं का गुणनफल किया जाएगा तो हमेशा एक भाज्य संख्या प्राप्त होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संख्याओं 0.515, 0.5, 0.06, 0.52 और 0.053 में हमको इसको आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। आरोही क्रम का मतलब होता है ऊपर की ओर बढ़ना, यानी कि मतलब सबसे छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी संख्या, फिर उससे बड़ी संख्या। तो इनमें हम लोग देख पा रहे होंगे ये जो संख्याएं हमारी दी गई हैं, इसमें अगर सबसे छोटी संख्या की बात की जाए तो सबसे छोटी संख्या हमारी 0.053 है। तो 0.053 यहाँ पर मिल रहा है और यहाँ पर मिल रहा है, तो इन दोनों ऑप्शन में होगा ये, और ये तो हमारे एलिमिनेट हो गए। फिर नेक्स्ट हमारा 0.053 से बड़ा 0.06 है। कुछ लोग 0.5 लगा देंगे, जबकि 0.5 गलत है, क्योंकि इससे भी छोटा 0.06 है, क्योंकि 6 से पहले एक 0 लगा हुआ है। तो इसके बाद ये आएगी, यानी ये वाली जो हमारी क्रम है ये सही हो जाएगा। 0.06 के बाद 0.5, 0.5 के बाद 0.515, फिर 0.52। तो ये हमारा आरोही क्रम ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ना या छोटे से बड़े की तरफ बढ़ना, और अवरोही क्रम का मतलब होता है बड़े से छोटे की तरफ बढ़ना या फिर घटना। तो यहाँ पे आरोही क्रम पूछा गया था, तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 0.00081 का मान क्या होगा। तो इसका डायरेक्टली भी मान आप लोग निकाल सकते हैं, अदरवाइज हम लोग यहाँ पर जो है जिन लोगों को दशमलव से दिक्कत होती है तो हम लोग उन लोगों के लिए बात करेंगे। यहाँ पर 0.00081 है। तो जब भी अगर दशमलव में आप लोगों को वर्गमूल निकालने में प्रॉब्लम है तो हम लोग यहाँ पर दशमलव हटा के जितने भी अंक है उतने 0 बढ़ा लेते हैं। 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6। तो अब हम लोगों का 81 और नीचे 1 के साथ 6 0 हो गए। तो 81 का वर्गमूल डायरेक्ट आप लोगों को पता होगा 9 होता है, और यहाँ पर क्या होता है, ये एक जोड़ा बन गया, एक ये जोड़ा बन गया और एक ये जोड़ा बन गया, यानी 3 जोड़े बने। तो नीचे जो है हमारे 3 0 बाहर आ जाएंगे। तो 9/1000 हो गया। जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो 3 0 हैं, यानी 3 अंक बाद दशमलव लग जाएगा। 0009 हम लोग ऐसे लिख देते हैं। तो यहाँ पर हमारा 3 0 है, इसलिए 1 2 3 अंक बाद 0 लग जाएगा। 0.009 हमारा ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 0.009। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी संख्याएं किन्हीं दो संख्याओं के क्रमशः HCF और LCM हो सकती हैं। तो जब HCF और LCM की बात की जाए तो HCF और LCM में अगर हम दोनों को डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात है कि वो LCM जो है वो ग्रेटर देन होगा HCF से,
यानी कि हमेशा एलसीएम की वैल्यू बड़ी होगी एचसीएफ से। अगर दो संख्याओं का एलसीएम निकाला जाए और उन्हीं दो संख्याओं का एचसीएफ निकाला जाए तो हमेशा जो है एलसीएम बड़ा आएगा। तो यहाँ पर हम लोगों को एचसीएफ और एलसीएम में देखना है। तो यहाँ पर हमारा जो एलसीएम है ये छोटा है और इसके अलावा हमारा जो एलसीएम है यहाँ पर छोटा है। तो ये तो दो हमारे जो ऑप्शन है वो एलिमिनेट हो गए, बचे हमारे ये दो ऑप्शन 21 और 372 और दूसरा ऑप्शन है हमारा 38 और 342। अब इन दो ऑप्शन में हमें बताना है कि कौन सा एचसीएफ और एलसीएम हो सकती हैं। तो जो एचसीएफ और एलसीएम अगर किसी दो संख्याओं का निकाला जाए तो दोनों एक दूसरे को पूरा पूरा डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर अगर 342 और 38 को आप लोग पूरा पूरा डिवाइड करेंगे तो ये हमारा 9 बार में पूरा पूरा चला जाएगा, यानी कि यही हमारा जो है ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर है। अगर आप लोग 372 को 21 से डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा, आपका दशमलव में आएगा, तो ये हमारा नहीं हो सकता। तो आप लोगों को याद रखने वाली बात यह है कि हमेशा दो संख्याओं का एलसीएम उसके एचसीएफ से बड़ा होगा। और इसके अलावा दूसरी जो कंडीशन है कि जो एलसीएम और एचसीएफ का अगर डिवाइड किया जाए तो हमेशा एक पूर्ण संख्या प्राप्त होगी। जैसे यहाँ पर 342 और 38 को डिवाइड किया गया तो 9 हमें एक पूर्ण संख्या प्राप्त हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन 400 का 60%। तो 400 का 60% हम लोग निकाल लेंगे, यानी कि 60/100 प्लस 280 का k% यानी 280 का k% का मतलब हो गया k/100 बराबर 296। तो ये अब हम लोगों की इक्वेशन बन गई। अब हमें k का वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, ये हम लोगों का 6 चौक 24 240 हो गया। फिर यहाँ से हम लोगों का 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो गया और ये हमारा 28k/10 हो गया बराबर 296। अब नेक्स्ट लाइन में हमारा 28k/10 हो गया और 240 का हम लोगों ने पक्षांतर कर दिया, तो इधर प्लस में था तो इधर आएगा तो हमारा माइनस में हो जाएगा। तो माइनस करेंगे तो 6 में से 0 गया 6, 9 में से 4 गया 5, तो हमारा बन गया 28k/10 बराबर 56। अब 28 से 56 कट जाएगा पूरा पूरा 2, तो k की वैल्यू हमारी आ जाएगी 2 × 10, यानी k का जो मान हो जाएगा वो 20 हो जाएगा। और इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड 20। तो ये जो हमारा क्वेश्चन था इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। इसमें जो है आप लोगों को सिंपल सा क्वेश्चन था, 400 का 60% निकाला, हमारा 240 आ गया। 280 का k% आया तो हमारा 28k/10 आ गया। 240 का हम लोगों ने पक्षांतर कर दिया तो 28k/10 बराबर 56 आ गया। 28 से 56 पूरा पूरा 2 बार में डिवाइड हो गया तो k बराबर 2 × 10 यानी k बराबर 20 हम लोगों का आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4a - 7ab - 4b - 5 तथा a+3 और b-4 के योग में से इसको घटाने पर क्या मिलेगा। तो ये तो हमें सीधे सीधे दिया है, लेकिन ये हम लोगों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तभी हम लोग इसकी वैल्यू निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसी की वैल्यू निकाल लेते हैं, a+3 और b-4 की वैल्यू निकालेंगे। तो फिर a से सबसे पहले मल्टीप्लाई होगी तो ab हो जाएगा, फिर a से -4 की मल्टीप्लाई होगी तो -4a हो जाएगा, फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी तो 3b हो जाएगा, फिर प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई होगी तो -12। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करने पर हमें ab - 4a + 3b - 12 मिला। अब कह रहा था 4a - 7ab - 4b - 5 में क्या जोड़ा जाए। ये वाली जो संख्या थी a+3 और b-4, तो इसको हम लोगों ने सॉल्व कर लिया तो हमारा ये आ गया। इसको हम लोग सीधे सीधे लिख देते हैं, ab - 4a + 3b और -12 का योग। तो सबसे पहले हम लोग इसका टोटल निकाल लेते हैं। तो ये 4a है और ये 4a माइनस का है, तो ये दोनों हमारे कैंसिल हो गए। फिर ये -7ab है और ये +ab है, यानी माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा तो -6ab हो गया। फिर हम लोग देखते हैं ये -4b है, ये +3b है, यानी माइनस का चिन्ह हो जाएगा और b आ जाएगा हमारा। ये -5 और -12, तो ये हमारा हो जाएगा -17। अब इन दोनों का टोटल किया तो हम लोगों का आ गया -6ab -b -17। अब कह रहा है कि योग में से अगर हम लोग इसको माइनस करेंगे तो हमको क्या मिलेगा। तो हम लोग इसको माइनस कर देते हैं। माइनस करेंगे तो ब्रैकेट के अंदर 12a - 9ab -2। अब इसको माइनस करेंगे तो ये -6ab ऐसे ही रहेगा, ये -b ऐसे ही रहेगा, -17 ऐसे ही रहेगा और ये माइनस का 12a हो जाएगा। जब ये माइनस अंदर जाएगा तो ये प्लस का 9ab हो जाएगा और ये माइनस प्लस का 2 हो जाएगा। अब हम लोग माइनस करेंगे तो ये -6ab और ये +9ab, तो इसको माइनस करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 3ab। फिर ये माइनस का b है और कहीं पर भी हमारा है नहीं, इसलिए हम लोग इसको जो है -b ऐसे ही लिख देंगे।
फिर -17 और ये हमारा +2, तो -17 में से +2 जाएगा तो -15 बचेगा, और ये -12a, तो ये हमारा -12a हो जाएगा। अब हम लोग मैच कर लेते हैं किस ऑप्शन में हमारा मैच कर रहा है, तो -12a इन तीनों में ही है। फिर हमारा प्लस का 3ab, तो हमारा प्लस का 3ab इन दोनों ऑप्शन में है। -b तो हमारा इस ऑप्शन में, इससे हमारा मैच हो गया। तो इसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, -12a + 3ab -b और -15। चाहे आप लोग ये और ये एक ही बात है, तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, बस इसमें हमको a + 3 और b - 4 की मल्टीप्लाई दी नहीं थी, इसलिए हम लोगों ने इसकी मल्टीप्लाई की, दोनों को ऐड कर लिया। ऐड करने के बाद कह रहा था अगर इससे इसको घटाया जाए तो क्या मिलेगा, तो इन दोनों के जो योगफल आया था हमारा -6ab - b - 17, इससे हम लोगों ने इसको माइनस कर दिया, तो हमारा आंसर मिल गया -12a + 3ab - b - 15। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक जैसे 4 पाइप 2 घंटे 15 मिनट में एक टैंक को भर सकते हैं, तो यहाँ पर जो हमें समय दिया गया है वो 2 घंटा 15 मिनट दिया गया है। इसको हम लोग चेंज कर लेते हैं घंटे में, तो 1 मिनट में 1/60 घंटे होते हैं, तो 15 मिनट में कितना हो जाएगा, 15/60 घंटे हो जाएंगे। तो ये 2 घंटे प्लस 15/60 घंटे। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 1 और 15 चक्कू 60, यानी 2 घंटे प्लस 1/4 घंटे। अब इसको हम लोग जब ऐड करेंगे तो 4 दूनी 8 और 1 9/4 घंटे हो जाएगा। तो ये हम लोगों को समय पता चल गया, जब 4 पाइप भर रहे हैं 9/4 घंटे में, तो उसी प्रकार के 5 पाइप उस टैंक को कितने घंटे में भरेंगे ये हमें बताना है। तो 4 पाइप समय ले रहे हैं 9/4 घंटे का, तो 5 पाइप कितना लेंगे, तो हम लोग मान लेते हैं x घंटे का। तो 4 से 4 डिवाइड हो जाएगा और 5 हमारा अपॉन में आ जाएगा, यानी 9/5 हम लोगों का आ जाएगा आंसर, यानी 9/5 घंटे। लेकिन जो हम लोगों के ऑप्शन है वो घंटे और मिनट में है, तो हम लोग इसको मिनट में चेंज कर लेते हैं। तो 5 से हम लोग 9 को डिवाइड करेंगे, तो 5 × 5, तो बचा हमारा 4। अब हम लोग इसको मिश्र भिन्न में लिख देंगे, तो मिश्र भिन्न में 1 सही 4/5 घंटा हो जाएगा। अब 1 सही 4/5 घंटे है, यानी कि हम लोग इसको तोड़ देते हैं 1 + 4/5 घंटे में। अब ये हमारा घंटे में है, इसको मिनट में चेंज कर लेंगे। 1 घंटे में हमारे 60 मिनट होते हैं, इसलिए 4/5 घंटे में 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये डिवाइड किया तो ये हमारा 12 हो गया, और 12 चक्कू 48 मिनट हो गया। तो ये 1 घंटा और 48 मिनट हमारा आंसर हो गया इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2। तो इसमें सबसे पहले 2 घंटे 15 मिनट को हम लोगों ने चेंज किया, तो ये हमारा चेंज हो गया आया 9/4 घंटे, क्योंकि 15 मिनट को हम लोगों ने घंटे में चेंज किया, 15 मिनट में 1/4 घंटे होते हैं, तो 9/4 घंटे टोटल हो गया। अब 4 पाइप भर रहे थे 9/4 घंटे का समय लेके, तो 5 पाइप हम लोगों ने मान लिया x घंटे का समय लेंगे, तो ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, 9/5, x की वैल्यू 9/5 घंटे आ गई। अगर घंटे में पूछा जाता तो यही हमारा आंसर हो जाता, 1 सही 4/5 घंटे। लेकिन घंटे और मिनट में चेंज करना था, तो 4/5 को हम लोगों ने मिनट में चेंज किया, तो 60 से मल्टीप्लाई किया, तो ये हमारा 48 मिनट आ गया, यानी कि 1 घंटा 48 मिनट इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कक्षा में लड़कों और लड़कियों की संख्याओं में अनुपात 2:3 है, यानी बॉयज़ जो हैं वो 2x हैं हम लोग मान लेते हैं, और गर्ल्स जो हैं वो 3x हैं, क्योंकि इनका अनुपात 2:3 का है। जब 3 लड़के कक्षा छोड़ देते हैं, यानी जो 2x पहले थे इसमें से 3 लड़के चले जाते हैं और 3 नई लड़कियां कक्षा में प्रवेश लेती हैं, यानी जो लड़कियां थी 3x, इसमें 3 और आ जाती हैं नई, तो ये अनुपात 3:7 का हो जाता है। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये ऊपर मल्टीप्लाई होगी 7 और 2 की 14x, 7 तियाँ 21 बराबर 3 की मल्टीप्लाई होगी 9x + 9। अब पक्षांतर कर देंगे तो 14x - 9x बराबर 21 + 9, 14 में से 9 गया 5x बराबर 30, तो 5x बराबर 30, तो x बराबर हमारा हो जाएगा 30/5 यानी कि 6। तो x की वैल्यू हमारी 6 आ गई। अब क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है शुरू में कक्षा में कितनी लड़कियां थी, तो लड़कियों की संख्या हमारी शुरू में 3x थी, यानी लड़कियों की संख्या हम लोग निकाल सकते हैं 3 × 6 से, तो 6 दिया 18, यानी शुरू में लड़कियों की संख्या 18 थी। ऑप्शन नंबर 4 हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन में क्या था, सबसे पहले हम लोगों ने मान लिया, क्योंकि हमें 2:3 का अनुपात दिया था, इसलिए बॉयज़ हम लोगों ने मान लिया 2x, गर्ल्स हम लोगों ने मान ली 3x। तो कह रहा था बॉयज़ में से 3 जो है कक्षा छोड़ देते हैं, यानी 2x - 3 बचते हैं, 3 नई लड़कियां जाती हैं, यानी 3x + 3 हो जाती हैं। अब अनुपात 3:7 का हो जाता है, तो बराबर 3/7, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, x की वैल्यू हमारी 6 आ गई। तो प्रारंभ में लड़कियों की संख्या पूछ रहा था, तो शुरू में हमारी लड़कियों की संख्या 3x थी, तो 6 दिया 18 हो गया। अगर बाद में पूछा जाता तो 18 में 3 और ऐड हुई, यानी कि 21 हो जाता। बाद में लड़कियों की संख्या 21, शुरू में लड़कियों की संख्या 18। नेक्स्ट क्वेश्चन,
x की घात 4 प्लस 1 बटे x की घात 4 बराबर 727। तो ऐसा ही सेम क्वेश्चन हम लोगों ने जो पिछला जूनियर का पेपर था उसमें डिस्कस किया था। उसमें हम लोगों ने बेसिक और शॉर्टकट दोनों मेथड से हम लोगों ने बात की थी। यहाँ पर हम लोग बेसिक मेथड से ही सॉल्व करेंगे ताकि आप लोगों को इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन मिले तो आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो ये हम लोगों को दिया है x की घात 4 प्लस 1 बटे x की घात 4 बराबर 727। तो यहाँ पर हम लोगों का 727 दिया है, यहाँ पे 727। तो अब आप लोग अगर ध्यान देंगे, अगर हम लोग इसमें 2 जोड़ दें ये, तो ये हमारा 729 हो जाएगा और 729 जो है वो 27 का पूर्ण वर्ग होता है। तो यही ध्यान देने वाली बात है, आप लोगों को 30 तक के वर्ग याद होने चाहिए। अगर आप लोगों को वर्ग याद है तो इजीली आप लोग यहाँ पर ये दिमाग लगा सकते हैं कि यहाँ पर अगर हम लोग 2 जोड़ दें तो हमें 729 मिल जाएगा और 729 27 का वर्ग होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों ही पक्षों में यहाँ पर 2 जोड़ देते हैं। जब 2 जोड़ेंगे, कोई भी चीज हम लोग करेंगे तो दोनों ही पक्षों में करेंगे, जिससे हमारे सवाल पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। अब हम लोग इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस इसको लिख सकते हैं 1 बटे एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2 को हम लोग इस टाइप से लिख सकते हैं 2x स्क्वायर इंटू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, क्योंकि एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, हमारा 2 बच जाएगा। इसको आप लोग यहाँ से सीधे सीधे उठा के यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर सीधा सीधा हमने लिख दिया, 1 बटे एक्स स्क्वायर सीधा सीधा लिख दिया, बराबर 729। तो अब ये देखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का फार्मूला बन गया, यानी कि हम लोग इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर 729, या 729 को हम लोग लिख सकते हैं 27 का स्क्वायर। तो ये हमारा हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे एक्स स्क्वायर बराबर 27 का स्क्वायर। तो हमें पता चल गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू हमारी आई है वो 27 आई है। अब हमारा यहां तक आ गया, लेकिन हमको चाहिए है x माइनस 1 बटे एक्स की वैल्यू, यानी एक बार और हमें पीछे जाना पड़ेगा। तो यहां पर अगर आप लोग 27 देख रहे हैं तो 2 से ही आप लोग देखेंगे, अगर हम लोग इसमें 2 ऐड करेंगे तो 29 मिलेगा, जिससे हमें कोई भी फायदा नहीं है। अगर हम लोग 2 माइनस कर दें तो हमें 25 मिल जाएगा और 25 5 का स्क्वायर होता है, यानी कि यहाँ पर हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे एक्स स्क्वायर माइनस 2 कर दें और इधर 27 में से माइनस 2 कर दें। तो फिर सेम वही चीज, ये x का होल स्क्वायर हो गया, ये 1 बटे एक्स का होल स्क्वायर हो गया माइनस 2 फिर इंटू एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स, क्योंकि एक्स एक्स कैंसिल हो जाएंगे, क्वेश्चन पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो 27 में से 2 गया 25 हो गया। अब ये हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बन गया, यानी कि x माइनस 1 बटे एक्स का होल स्क्वायर बन गया और इधर हमारा 5 का स्क्वायर बन गया। फिर हमारा अगर दोनों साइड में घात बराबर है तो आधार भी बराबर हो जाएंगे, यानी x माइनस 1 बटे एक्स की जो वैल्यू आ जाएगी वो 5 आ जाएगी और यही हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। x माइनस 1 बटे एक्स की वैल्यू पूछी थी और हमारा आंसर हो जाएगा 5। बाकी आप शॉर्ट ट्रिक से भी काफ़ी तरीके हैं उससे लगा सकते हैं, लेकिन जो आपका बेसिक मेथड है वो यही है। x की घात 4 प्लस 1 बटे एक्स की घात 4 की वैल्यू 727 दी है, तो हम लोगों ने क्या किया है, 2 को अगर हम लोग इसमें ऐड कर देंगे तो 729 मिल रहा था और 729 जो है वो हमारा 27 का स्क्वायर होता है। और यहाँ पर 2 हमने इधर भी ऐड किया, इधर भी ऐड किया, फिर ये जो हमारा a वाला पार्ट था इसकी मल्टीप्लाई कर दी और b वाला जो पार्ट था इससे इसकी मल्टीप्लाई कर दी। ये कैंसिल हो जाएंगे, कोई भी क्वेश्चन पे फर्क नहीं पड़ेगा। ये हमारा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बन गया है, यानी a प्लस b का होल स्क्वायर बन गया। इधर हमारा 27 का स्क्वायर बन गया, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे एक्स स्क्वायर की वैल्यू 27 पता चल गई। फिर नेक्स्ट जब हमें एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे एक्स स्क्वायर की पता चल रही, अब अगर हम लोग यहाँ से 2 माइनस कर दें तो हमें 25 मिल जाएगा। चूंकि हमें माइनस में चाहिए था तो हम लोग यहाँ से भी सेंस लगा सकते हैं कि हमें माइनस करना है, तो हमने इधर भी 2 माइनस किया, इधर भी 2 माइनस किया, फिर ये a वाली वैल्यू यहाँ पे लिख दी और ये b वाली वैल्यू यहाँ पे लिख दी। अब ये दोनों कैंसिल होकर कोई भी क्वेश्चन पे फर्क नहीं पड़ेगा और ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab यानी a माइनस b का होल स्क्वायर बन गया बराबर 5 का स्क्वायर। तो x माइनस 1 बटे एक्स की वैल्यू आ गई 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, 30 डिग्री 40 डिग्री तथा 110 डिग्री वाले कोणों वाले कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं। तो अगर बात की जाए 30 डिग्री है, 40 डिग्री है और 110 डिग्री है, तो इससे अपरिमित रूप से अनेक कोण बनाए जा सकते हैं। क्योंकि अगर मान लीजिए ये इस तरीके से कोई त्रिभुज है तो इसमें एक ये मान लीजिए 30 डिग्री है, ये 40 डिग्री है और ये हमारा 110 डिग्री है। नेक्स्ट कंडीशन में हम लोग ये भी कर सकते हैं कि ये 40 डिग्री हो जाए, ये हमारा 30 डिग्री हो जाए और ये 110 डिग्री है, या फिर हम लोग ये भी कर सकते हैं 110 डिग्री ये हो जाए, ये 30 डिग्री हो जाए, ये 40 डिग्री हो जाए, या 110 डिग्री यही रहे, ये 40 डिग्री हो जाए, ये 30 डिग्री हो जाए। क्योंकि
हम लोग किसी भी तरीके से हम लोग बना सकते हैं, यहाँ पर हमें कोई भी शर्त नहीं दी गई है, तो इसका आंसर हो जाएगा अपरिमित रूप से अनेक। और इसलिए बना सकते हैं जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिया हो तो सबसे पहले जो भी कोण है 30 डिग्री, 40 डिग्री और 110 डिग्री, इनको जोड़ दें। तो अगर इनका योगफल 180 आ रहा है तो त्रिभुज की रचना संभव है। अगर 180 से ज्यादा या कम होता तो यहाँ पर शून्य आंसर हो जाता, लेकिन यहाँ पर हमारा 180 आ रहा था, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा अपरिमित रूप से अनेक। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR। हम लोग मान लेते हैं ये हमारा A है, ये B है और ये C है, ये हमारा P है, ये Q है और ये R है। कह रहा है AB 3.31 है, 3.1 सेंटीमीटर है, AC 4.5 सेंटीमीटर है और इसके अलावा PR 3.1 है, PR हमें 3.1 दिया है और QR 4.5 दिया है और PRQ 60 है, PRQ 60 है यानी ये वाला कोण हमारा 60 है और BAC 60 है, कोण BAC ये वाला कोण हमारा 60 है। तो हमसे निम्न में से कौन सा कथन सही है, कौन सा हमारा सर्वांग सम हो सकता है? तो पहली चीज आप लोगों को ये याद रखनी है, अगर ये 3.1 है, ये 3.1 है और ये 4.5 है, ये 4.5 है, जब भी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होंगी तो तीसरा कोण भी बराबर होगा। यानी कि 3.1 के सामने का कोण ये, यहाँ पर 3.1 के सामने का कोण ये वाला, यहाँ पर 4.5 के सामने का कोण ये और यहाँ पर ये वाले कोण, यानी तीनों कोण बराबर होंगे। और सर्वांग समता के 3 नियम होते हैं, हम लोगों ने पहले भी बात की है। एक होती है भुजा कोण भुजा, साइड एंगल साइड, भुजा कोण भुजा, और एक होती है साइड 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 यानी भुजा भुजा भुजा, और एक होता है कोण 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 यानी एंगल एंगल एंगल। तो ये 3 हमारे सर्वांग समता के नियम होते हैं। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं, कह रहा है त्रिभुज, पहले ऑप्शन में त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR, यानी ABC इसमें 3.1 सेंटीमीटर लिया गया और PQR इसमें हमारा 3.1 वाला नहीं लिया गया, यानी कि यहाँ पर ये वाला तो हमारा गलत हो गया, क्योंकि जो भी हमें साइड लेनी है तो दोनों सेम साइड लेनी है। ये 3.1 सेंटीमीटर है तो इसमें हमने अगर AB ली है तो हमें इसमें PR लेनी पड़ेगी। नेक्स्ट है कोण ABC, त्रिभुज ABC, तो ABC में हमारा ये वाली भुजा आ गई और इसके अलावा ये वाला कोण आ गया। और त्रिभुज RPQ, तो RPQ यानी ये वाले हमारे, इसमें भी 3.1 सेंटीमीटर आ गई और 3.1 के साथ वाला कोण आ गया। तो यहाँ पर RPQ में भी हमारा 3.1 के साथ वाला कोण आ गया। इसके साथ ही ये वाली भुजा आ गई और इसमें हमारी ये वाली भुजा आ गई, यानी यही वाला हमारा जो है बिल्कुल सही होगा। तो यहाँ पर 3 रूल होते हैं, भुजा कोण भुजा और भुजा 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 और कोण कोण कोण। इसके अलावा बस आपको ये ध्यान रखना है, अगर यहाँ पर 3.1 सेंटीमीटर वाली भुजा ली है तो यहाँ पर भी यही लेनी है। अगर 4.5 वाली ली होती तो यहाँ पर ये वाली हम QR लेते हैं। तो इस चीज को ध्यान में रख के आप लोग इजिली इसका आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा त्रिभुज ABC की भुजा BC को बिंदु D तक बढ़ाया गया। तो हम लोग मान लीजिए ये हमारा A है, ये B है, ये C है। अगर BC को बिंदु D तक बढ़ाया गया, यानी कि अगर हम लोग इसको आगे बढ़ा दें D तक, और AC को बिंदु E तक बढ़ाया गया, हम लोग इसको यहाँ तक बढ़ा दें E तक, तो कोण BAE 115, तो BAE हमारा 115 डिग्री है। और इसके अलावा ACD 104 डिग्री है, ACD 104 है, तो ये हमारा 104 डिग्री। तो हमसे कह रहा है कि तो दो कोण ABC यानी ये वाला कोण और कोण BAC, जो हमारा BAC ये वाला कोण है, इन दोनों में कौन सा कोण बड़ा है और कितना कोण बड़ा है। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बात की थी, जब भी पूरी रेखा होगी तो वो हमारी 180 डिग्री की होगी। तो ये जब हमारा पूरा 104 डिग्री है और ये टोटल हमारा 180 डिग्री होता है पूरा, तो इसको हम लोग निकाल सकते हैं। 180 अगर पूरा है, अगर हम लोग इसमें से माइनस कर देंगे तो 104, तो ये हमारा आ जाएगा 76 डिग्री। तो ये कोण हमें पता चल गया 76 डिग्री। इसी तरीके से हम लोग इस वाले कोण को भी निकाल सकते हैं। अगर टोटल हमारा 180 है, उसमें से एक हमारा 115 है, तो 10 में से 5 गया 5 और 7 में से 1 गया 6, तो ये हमारा हो गया 65 डिग्री। तो अब हमें ये कोण पता चल गया, ये कोण पता चल गया। अब हमें निकालना है कोण ABC। तो हम लोग जानते हैं जब भी कोण ABC निकालना है, जब भी त्रिभुज में 3 कोण होंगे तो उनका योगफल 180 डिग्री होगा। तो अगर हम लोग 180 में से माइनस कर दें बाकी 2 कोण, तो हमें एक कोण निकल जाएगा। तो इसको हम लोग माइनस कर देंगे, ये 6 5 11 हो जाएगा, 7 6 13 और 1 14 हो जाएगा। तो 180 माइनस 141 हो जाएगा। अब हम लोग 180 में से 141 माइनस करेंगे तो 39 डिग्री आ जाएगा, यानी इस कोण की वैल्यू आ गई 39 डिग्री। अब हमें दिख रहा है कौन सा कोण बड़ा है, कोण BAC बड़ा है। कोण हमारा BAC बड़ा हो गया, और कितना बड़ा हो गया, ये हमारा 65 डिग्री है
और ये हमारा 39 डिग्री है। अगर हम लोग दोनों को माइनस कर देंगे तो 15 में से 9 गया 6 और 5 में से 3 गया 2, 26 डिग्री हमारा आंसर आ जाएगा। कोड BAC बड़ा है 26 डिग्री। तो इसमें क्या था, पूरा हमारा ये एंगल होता है ये 180 डिग्री का होता है। इसमें अगर इतना 104 है तो हम इतना इजीली निकाल सकते हैं 76 डिग्री। इसी तरीके से पूरा ये 180 है, अगर इसमें 115 डिग्री ये है तो इतना हमारा कितना हो गया, ये 65 डिग्री हो गया। जब ये 65 है, ये 76 है और टोटल योगफल हमारा 180 होता है। अब चाहे आप बेसिक बिल्कुल मेथड यूज करके इसको x मान के लगाएं या फिर डायरेक्ट आप 180 में से इन दोनों का योग घटा दें तो 39 डिग्री आ गया। ये 39 डिग्री है, ये 65 डिग्री है, यानी ये वाला कोड बड़ा हो गया। कितना बड़ा हो गया, 65 में से 39 माइनस कर दिया तो 26 डिग्री हम लोगों का आंसर हो गया। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक त्रिभुज की भुजाएं 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर और x प्लस 1 सेंटीमीटर है, जहां x एक पूर्णांक है तो x मान ले सकता है। तो जब भी त्रिभुज बनने की संभावना होगी तो एक रूल होता है, त्रिभुज के दो भुजाओं का योग अगर दो साइड को ऐड कर दिया जाए तो ये हमेशा जो है तीसरी साइड से बड़ा होगा। अगर त्रिभुज की दो भुजाओं को जोड़ा जाए, मान लीजिए एक S1 है, एक S2 है और एक S3 है, तो दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से हमेशा बड़ा होगा। तो पहले हम लोग मान लो, अगर हम लोग 0 से 6 सेंटीमीटर लेते हैं तो एक भुजा हमारी 3 हो जाएगी, एक 4 हो जाएगी और एक 0 प्लस 1 यानी कि 1 हो जाएगी। तो अगर हम इन दोनों का योगफल करेंगे 4 3 7 तो 1 से बड़ा हो जाएगा। इन दोनों का योगफल करेंगे 4 1 5 तो दूसरे से बड़ा हो जाएगा। लेकिन अगर हम लोग 3 प्लस 1 करेंगे तो ये हमारा 4 के बराबर आ जाएगा, तो 4 बराबर 4 हो जाएगा। यानी कि ये वाला तो हमारा ऑप्शन गलत हो गया, क्योंकि कभी भी दो भुजाओं का योगफल तीसरी भुजा के बराबर नहीं होगा, हमेशा बड़ा होगा। नेक्स्ट है हमारा ये वाला, इसको हम लोग लेते हैं 1 सेंटीमीटर से 6 सेंटीमीटर। अगर हम लोग 1 लेते हैं तो हमारी तीसरी भुजा क्या हो जाएगी, 1 प्लस 1 यानी कि 2 हो जाएगी। अब हमारी एक भुजा 3 है, एक 4 है, एक 2 है। तो अगर हम इन दोनों को टोटल करेंगे 4 3 7 तीसरी से बड़ा है। 3 2 5 का टोटल करेंगे तो ये हमारा तीसरे से बड़ा आएगा और 4 2 6 का टोटल करेंगे तो भी हमारा तीसरे से बड़ा आएगा। फिर इसी तरीके से हम लोग लास्ट वाली वैल्यू ले लेते हैं 6 सेंटीमीटर। 6 लेंगे तो हमारा 7 हो जाएगा, 6 और 1 7, तो हमारी भुजाएं बन जाएंगी 7 3 और 4। अब अगर हम टोटल करेंगे तो 4 और 3 का टोटल अगर हम करेंगे तो 7 बराबर 7 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर भी हमारी दो भुजाएं बराबर आ गई, दो भुजाओं का योग, ये भी हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। नेक्स्ट हम लोग थर्ड ऑप्शन लेंगे। तो थर्ड ऑप्शन में हम लोग देख चुके हैं 1 से तो हमारा बन रहा था, क्योंकि 1 हम लोगों ने 2 3 4 ले लिया था। अब 5 वाली वैल्यू लेंगे तो 5 को अगर लेंगे तो हमारी 6 एक भुजा हो जाएगी, एक भुजा हमारी 3 और एक भुजा हमारी 4। तो 6 3 4 अगर हम इन दोनों का टोटल करेंगे तो हमारी तीसरी भुजा से बड़ा आएगा, इन दोनों का करेंगे तो भी तीसरी भुजा से बड़ा आएगा और इन दोनों का करेंगे तो भी तीसरी भुजा से बड़ा आएगा। यानी कि हमारा जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। केवल 4 इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि बाकी भी संभावनाएं बन रही है, इसलिए हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। इसमें केवल आप लोगों को इतना ही पता होना चाहिए कि कभी भी त्रिभुज की दो भुजाओं का योगफल निकालेंगे तो वो हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा आएगा। नेक्स्ट, किसी चतुर्भुज के 3 5 4 6 अनुपात हैं, यानी एक कोण 3x है, दूसरा 3x है, दूसरा 5x है, तीसरा 4x है और फिर चौथा 6x है। तो जब भी चतुर्भुज की बात की जाएगी तो चतुर्भुज के सभी कोणों का योगफल जो है 360 डिग्री के बराबर होता है। जब भी त्रिभुज के चारों कोण दिए होंगे तो हम लोग ऐड कर देंगे और तो टोटल रख देंगे 360। तो ये हो जाएगा 5 3 8 4 12 6 18x। तो 18x बराबर हो गया हमारा 360 डिग्री। तो x बराबर हमारा हो जाएगा 360 बटे 18, यानी कि x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 18 दूनी 36 20 डिग्री। तो x की वैल्यू हमारी 20 डिग्री पता चल गई। अब कह रहा सबसे छोटे और सबसे बड़े कोण का योग कितना होगा। तो सबसे छोटा हमारा कितना है 3x और सबसे बड़ा क्या है 6x, यानी 3x और 6x का योग कितना होगा। तो इनका टोटल हो जाएगा 9x और x की वैल्यू हम लोग रख देंगे तो 9 × 20 यानी 180 डिग्री हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो सिंपल सा क्वेश्चन था। जब भी चतुर्भुज के कोण का योगफल की बात की जाएगी तो चतुर्भुज के सभी कोणों का योगफल 360 डिग्री के बराबर होता है। हमें अनुपात दिया था, x की वैल्यू हम लोगों ने निकाल ली। अब हमसे कोई भी कोण पूछ लेता है या कुछ भी पूछ लेता हम लोग आसानी से आंसर दे सकते थे। छोटा कोण हमारा 3x था, बड़ा कोण हमारा 6x था, दोनों का योगफल हमारा 180 आ गया। नेक्स्ट है, एक हॉल की लंबाई 60 मीटर है। तो हम लोग मान ले एक हॉल हमारा इस टाइप से है, क्योंकि हॉल जो है लंबाई में 60 32 और 8 दी है, यानी घनाकार आकार का हॉल है। तो लंबाई 60 है तो ये 60 मीटर हो गया। फिर चौड़ाई 32 है, यानी ये वाली जो है ये हमारी 32 हो गई, 32 मीटर। और ऊंचाई 8 मीटर है तो ऊंचाई हमारी 8 मीटर हो गई। अगर उसकी एक लंबी दीवार का क्षेत्रफल क्या होगा, तो दीवार हमारी कौन सी हो जाएगी, ये वाला पार्ट हो जाएगा दीवार, या ये वाला पार्ट हो जाएगा,
यानी दीवार में हमारा क्या आ रहा है, ये वाली अगर हम इसकी बात करें तो ये हमारी लंबाई आ रही है, यहाँ पर भी ये हमारी लंबाई आ रही है, इसकी बात करें तो ये भी हमारी लंबाई है और ये भी हमारी लंबाई है। यानी दीवार की अगर बात की जाए तो दीवार में एक पार्ट तो हमारा लंबाई आ रहा है और दूसरा पार्ट क्या आ रहा है, ये वाला पार्ट आ रहा है, या यहाँ पर बात की जाए तो ये वाला पार्ट आ रहा है, यानी कि ऊंचाई आ रही है। तो दीवार में क्या दो चीज़ें आएंगी, आप लोग अगर अपने कॉमन सेंस अपने घर की दीवारों को देखेंगे तो भी आप लोग सेंस लगा लेंगे कि उसमें केवल लंबाई आएगी और ऊंचाई आएगी, और क्षेत्रफल जब भी निकालना होता है तो जो भी दो चीज़ें हमको दी होती हैं उनके मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो दीवार का क्षेत्रफल लंबाई गुणे ऊंचाई, या फिर सीधे आप लोग इसको फार्मूले के तौर पे भी समझ सकते हैं। जब भी एक लंबी दीवार का क्षेत्रफल दिया होगा तो हम लोग पूछा गया होगा क्षेत्रफल जब भी, तो लंबाई गुणे ऊंचाई कर देंगे। लंबाई हमें 60 दी है, ऊंचाई हमें 8 दी है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 480 मीटर स्क्वायर हमारा आंसर आ जाएगा। अब इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं, वरना अदरवाइज आप लोग सीधे सीधे इस फार्मूले को याद रख सकते हैं। क्योंकि कोई भी दीवार होगी, मान लीजिए ये दीवार है इस टाइप से, ये वाली दीवार है, तो इसमें हमारी लंबाई और ऊंचाई वाला पार्ट आया है, तो लंबाई और ऊंचाई को हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर दिया, हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट है एक बेलन जिसका आधार का व्यास 8 सेंटीमीटर है और ऊंचाई आधार की त्रिज्या की 7/8 है। तो व्यास को हम लोग डी मान लेते हैं, 8 सेंटीमीटर दिया है, तो त्रिज्या हम लोग निकाल लेंगे। त्रिज्या व्यास की आधी होती है 8/2, यानी 2 चक्कू 8 हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर। फिर आधार की त्रिज्या की 7/8 है, यानी ऊंचाई जो है आधार की त्रिज्या की 7/8 है। 4 से डिवाइड किया, 4 दूनी 8, यानी 7/2 सेंटीमीटर हम लोगों को ऊंचाई पता चल गई। अब बेलन का आयतन पूछा है, तो आयतन को हम लोग v मान लेते हैं। आयतन होता है पाई r² h, तो पाई की वैल्यू हो गई 22/7, r की वैल्यू हो गई हमारी 4 × 4 और h की वैल्यू हमारी हो गई 7/2। तो 2 से हम लोगों ने डिवाइड किया, 2 दूनी 4, 7 से डिवाइड किया, 7 डिवाइड हो गया, तो ये हमारा हो गया 22 × 4 दूनी 8। मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 176 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि आयतन का जो मात्रक होता है वो सेंटीमीटर क्यूब में होता है, इसलिए हमारा ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें डी हम लोगों को दिया था 8 सेंटीमीटर यानी कि व्यास, तो त्रिज्या हम लोगों ने निकाल ली। त्रिज्या व्यास की आधी होती है, तो त्रिज्या हमारी हो गई 4 सेंटीमीटर। जब त्रिज्या हमें पता चल गई तो ऊंचाई कह रहा था त्रिज्या की 7/8 है, तो त्रिज्या हमारी 4 थी, 4 का 7/8 निकाला तो 7/2 सेंटीमीटर आ गया। आयतन पाई r² h होता है फॉर्मूला, तो पाई की वैल्यू 22/7 है, r की वैल्यू 4 है, तो 4 का स्क्वायर हो गया, या फिर 4 × 4 लिख दिया हम लोगों ने। h हमें 7/2 पता है, कैलकुलेशन कर लिया, 176 सेंटीमीटर क्यूब हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट है एक घन के सभी फलकों पर 3 प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से पेंट कराने का खर्चा 1152 रुपए है, इसकी भुजा की लंबाई सेंटीमीटर में कितनी है। तो जब भी आप लोगों से ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए, लास्ट जो हम लोगों का पेपर था जूनियर का, उसमें भी सेम ऐसा ही क्वेश्चन था। तो जो टोटल खर्च हम लोगों को दिया है और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में खर्चा दिया है, अगर डिवाइड कर दें तो हमें जो है एरिया पता चल जाएगा। तो क्षेत्रफल को निकालने के लिए टोटल खर्च हमारा 1152 है, अगर हम लोग इसको 3 से डिवाइड कर देंगे तो हमें इसका एरिया पता चल जाएगा। तो 1152 को अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 तिया 9 और 3 तिया 9 बचा 2, 3 अट्ठे 24 बचा 1, 3 चक्कू 12। तो यहाँ पर हम लोग 3 तिया 9 बचा 2, 3 अट्ठे 24 बचा 1, 3 चक्कू 12, यानी 384 हम लोगों का जो है क्षेत्रफल आ गया, 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब हमें एरिया पता चल गया तो घन के सभी फलकों का जो हम लोगों का एरिया होता है, घन का जो क्षेत्रफल होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है वो 6a² होता है। a यहाँ पर साइड है, यानी 6 × भुजा स्क्वायर या फिर 6a² होता है, और क्षेत्रफल हमें 384 दे रखा है, तो 384 हो गया ये हमारा 6a² हो गया। 6 से डिवाइड किया तो ये 6 × 36 बचा 2, 6 चौक 24, यानी 64 बराबर हमारा हो गया a²। तो a बराबर हमारा हो गया √64, तो a की वैल्यू हमारी आ गई 8 सेंटीमीटर। और यही हम लोगों से क्वेश्चन में पूछा था कि क्या इसकी भुजा की लंबाई होगी, तो इसकी भुजा की लंबाई 8 सेंटीमीटर होगी। तो जब भी खर्च दिया हो, अगर खर्च को हम लोग 1 प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे तो हमें क्षेत्रफल पता चल जाएगा। तो वही चीज हम लोगों ने की, यहाँ पर हमें क्षेत्रफल पता चल गया 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 6a², तो 6a² बराबर 384 हो गया, तो a² बराबर 64 हो गया, तो a की वैल्यू 8 सेंटीमीटर हो गई, यानी घन की जो भुजा है वो 8 सेंटीमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संख्याओं 10, 8, 2, 7, 3, 8, 5, 1 का माध्यक यानी कि मीडियन हम लोगों की जो माध्यिका है वो k है।
तो जब भी माध्यिका की बात की जाएगी तो हम जो हमारी संख्याएं हैं इनको आरोही क्रम में या फिर अवरोही क्रम में रखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग आरोही क्रम में लिखते हैं 1, फिर इससे बड़ी संख्या हमारी क्या है 2, फिर इससे बड़ी 3, फिर इससे बड़ी 5, फिर इससे बड़ी 7, फिर 8, फिर 8 और फिर 10। तो ये हमारा क्रम बन गया। कितनी संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ भी हम लोग काउंट कर लें 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी n की वैल्यू जो है वो 8 है और 8 हमारी सम संख्या है। तो हम लोग बात कर चुके हैं जब भी सम संख्या का माध्यिका पूछी होगी तो m बराबर मीडियन बराबर 1/2 n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद। तो जब भी हम लोगों को माध्यिका की बात पूछी जाएगी तो जो फार्मूला होगा जब भी पदों की संख्या सम होगी तो 1/2 ब्रैकेट में n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद। तो पदों की संख्या हमारी 8 है, यानी 8/2 यानी 4वां पद, चौथा पद जो है, प्लस 8/2 प्लस 1 यानी 4 प्लस 1 5वां पद। तो चौथा पद 5वां पद और बाहर हमारा रहेगा 1/2। तो चौथा पद हमारा क्या है, यहां पर हम लोग देख सकते हैं 1 2 3 4 5 है। 5वां पद क्या है 7 है, तो 7 प्लस 5 और इधर 1/2 ऐसे ही रहेगा। इनको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 1/2 गुणे 12 हो जाएगा। तो 2 से डिवाइड करेंगे 2 छंग 12, यानी कि ये माध्यिका हमारी आ गई 6। जो हमारा मीडियन हो गया वो हमारा 6 हो गया। अब कह रहा है यदि 10 को संख्या 1 से प्रतिस्थापित कर दिया जाए, यानी 10 की जगह पर अगर 1 आ जाए तो फिर सेम वही चीज हम लोग आरोही क्रम में लिखेंगे। जब ये 1 हो जाएगी तो ये सबसे छोटी संख्या हो जाएगी, यानी जो हमारा आरोही क्रम बनेगा 1 1 2 3 5 7 8 और 8। तो क्योंकि 10 जो है 10 की जगह पर 1 आ गया और 1 सबसे छोटा है, इसलिए हमने इसको सबसे पहले पहुंचा दिया। पदों की हमारी संख्या सेम रही 8। तो जब सेम रही तो सेम फार्मूला लगेगा। 8/2 का मतलब चौथा पद। चौथा पद क्या हो जाएगा इसमें, एक ये हमारी पहले वाली सीरीज थी, ये हमारी दूसरे वाली सीरीज, 1 2 3 4। चौथा पद हमारा 3 हो गया। फिर 5वां पद तो 1 2 3 4 5, 5वां पद हमारा 5 हो गया और बाहर हमारा 1/2। तो हम लोग यहाँ से मीडियन जो है 2 निकाल सकते हैं। इसको हम लोग नाम दे देते हैं मीडियन 1। तो मीडियन 2 हम लोग निकाल सकते हैं। 5 3 8/2, 5 3 8/2 यानी कि 4 हो जाएगा। तो मीडियन 2 हम लोग ने निकाल लिया, मीडियन 1 निकाल ली। अब ये जो है पहले हम लोगों से कह रहा था कि माध्यक k है, तो यानी k की वैल्यू अगर 6 है और इसका माध्यक r है, तो r की वैल्यू अगर 4 आई है तो k की वैल्यू 6, r की वैल्यू 4, तो हम लोगों को k माइनस r बताना है। तो k माइनस r यानी 6 माइनस 4, 6 माइनस 4 हमारा 2 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। तो इसमें सबसे पहले जब भी हम लोगों को माध्यिका निकालनी होगी तो हम संख्या को आरोही क्रम या फिर अवरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे। तो आरोही क्रम में हमने व्यवस्थित किया, तो आरोही क्रम में पदों की संख्या सम आई है 8। तो सम का फार्मूला होता है 1/2 ब्रैकेट में n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद। तो n/2वां पद यानी 8/2 यानी चौथा पद, और 8/2 प्लस 1 यानी 5वां पद। तो चौथा पद हमारा 5 था, 5वां पद 7 था, यानी जो m1 यानी मीडियन जो हम लोगों की आई वो 6 आई और इसको हम लोगों को k पता था, माध्यक k है। इसी तरीके से हम लोगों ने मीडियन 2 निकाली, r जो कि 4 आई, दोनों का अंतर निकालना था, तो 4 माइनस 2 यानी 2 हम लोगों का आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है 1 से 100 तक के पूर्णांकों में से एक पूर्णांक यादृच्छिक रूप से चुना गया, इसकी क्या प्रायिकता है कि यह संख्या 7 से विभाजित नहीं होगी। तो इसमें टोटल जो हमारे पास नंबर है वो हमारे 100 हैं, क्योंकि 1 से 100 तक की बात की जा रही, तो टोटल जो नंबर है वो 100 है। अब कह रहा है इसकी क्या प्रायिकता है कि यह संख्या 7 से विभाजित नहीं होगी। तो विभाजित ना होने के लिए पहले हम लोग निकाल लेते कौन सी संख्या 7 से विभाजित है। तो 7, 7 दूनी 14, 7 या 21, 7 चौको 28, जो भी हमारा 7 का पहाड़ा है वो हमारी संख्या 7 से विभाजित होंगी। 7 बचे 35, 35 के बाद हम लोगों का 7 छंग 42, 7 सत्ते 49, 7 अट्ठे 56, 7 नेम 63, 7 दशावन 70, फिर इसी तरीके से 77, फिर 84, फिर 91 और फिर 98, यानी टोटल हमको जो संख्याएं मिल गई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14।
अगर 14 संख्याएं हमारी 7 से विभाजित हैं तो कितनी 7 से विभाजित नहीं होंगी? अगर टोटल 100 है, 100 में से 14 विभाजित हैं तो हमारी कितनी? 10 में से 4 गया 6, 9 में से 1 गया 8। 86 संख्याएं ऐसी हैं जो हमारी 7 से विभाजित नहीं होंगी। अब हम लोगों से इसकी प्रायिकता पूछी गई है, प्रोबेबिलिटी। तो जितनी संभावना है 86 संख्याएं जो विभाजित नहीं होंगी, टोटल जितना है वो 100, तो डिवाइड कर देंगे 43, इसको डिवाइड कर देंगे 50, तो ये हमारा हो जाएगा 43/50, यानी कि इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। तो ये जो हमारा लास्ट क्वेश्चन था इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, 43/50। जब भी प्रायिकता पूछी जाएगी तो टोटल आपको पता होना चाहिए और जितनी संभावनाएं बन रही हैं वो पता होनी चाहिए, इन दोनों का अनुपात हम लोगों की प्रायिकता हो जाएगी। तो यहाँ पर हम लोगों ने 7 से विभाजित होने वाली संख्याएं निकाल ली। जब 7 से विभाजित होने वाली संख्याएं हमें पता चल गई तो बाकी जो 7 से विभाजित नहीं है, तो 100 में से 14 घटा दिया तो 86 आ गया, तो 86/100 हमारी प्रोबेबिलिटी हो गई। 86/100 का मतलब 2 से डिवाइड कर दिया, 43/50 हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।